नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूं स्ट्रेट टॉक। तो वेनेजुएला पर कंट्रोल और ग्रीनलैंड अब निशाने पर। आखिर क्या चाहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप? क्या ट्रंप वेनेजुएला के रिसोर्सेज पर, तेल के भंडार पर कंट्रोल चाहते हैं और इस तरीके से वो अमेरिका को ग्रेट बनाने की जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वेनेजुएला पर किए गए स्ट्राइक को वो अमेरिका के राष्ट्रीय हित से जोड़ रहे हैं? क्या अमेरिका के लोग भी, अमेरिकी सिटीजन भी वेनेजुएला पर किए गए स्ट्राइक को या फिर ग्रीनलैंड को जिस तरीके से अब अगला निशाना बनाने की बात हो रही है, इसे अमेरिका के राष्ट्रीय हित से जोड़कर देखते हैं? क्या अमेरिकी सिटीजन भी डोनाल्ड ट्रंप के इस अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी या फिर डिफेंस पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं? क्योंकि सवाल उठने लगे हैं, सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये हमला, ये अटैक, ये कानूनी था, कानूनी रूप से जो सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन का भी जो बयान आया है और ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क ने जिस तरीके से आपत्ति जताई है, नेटो में जिस तरीके से खलबली मची हुई नजर आती है और कहीं ना कहीं जो एक डिक्टेटरशिप है, इस तरह की लीडरशिप को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है इसे मान्यता देती नजर आती है। तो क्या 2026 जिसकी शुरुआत ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर स्ट्राइक करके राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को अरेस्ट करके, उनकी पत्नी को अरेस्ट करके अमेरिका ले आए हैं, क्या 2026 अब पूरी दुनिया को एक बड़ी अस्थिरता में झोंकने जा रहा है? आइए कुछ सवाल और कुछ फैक्ट अपने दर्शकों के सामने रखते हैं और उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। वेनेजुएला पर स्ट्राइक, उसके तेल भंडार पर कंट्रोल करने की बात कर चुके हैं। हालांकि मार्को रूबियो, अमेरिका के विदेश मंत्री, ट्रंप के शब्दों को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, असल में राष्ट्रपति का वो मतलब नहीं था जो उन्होंने कहा कि अब वेनेजुएला के जो तेल के भंडार है उसे अमेरिका कंट्रोल करेगा। तो क्या है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का इरादा, ये समझने की कोशिश करेंगे स्ट्रेट टॉक के जरिए। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के स्ट्राइक को लेकर प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है, मोर ओवर कहा जा सकता है कि जो लोकतंत्र के समर्थक लोग हैं, नागरिक है, लीडर है, वो इस स्ट्राइक का विरोध कर रहे हैं, इसे गैर कानूनी, इसे अवैध बता रहे हैं। क्या ट्रंप की दादागिरी का शिकार बनने जा रही है दुनिया? ट्रंप अमेरिका को नए युद्ध की तरफ धकेलने वाले हैं। वेनेजुएला के तेल भंडार पर अमेरिकी कंट्रोल, ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी के क्या मायने हैं? स्ट्रेट टॉक में आइए स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं फॉरेन इश्यूज एक्सपर्ट प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट सौमित्र रॉय। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत में सौमित्र सर आपसे करना चाहती हूँ। 2026 की शुरुआत जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने करी है, क्या इसकी अपेक्षा आप लगा रहे थे? जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के डिक्टेटोरियल एटीट्यूड को लेकर ट्रंप नाराज दिख रहे थे, फिर अपोजिशन लीडर को नोबेल पीस प्राइज भी मिला और वो नोबेल पीस प्राइज को डेडिकेट करती है डोनाल्ड ट्रंप को। तेल के भंडार और ग्रीनलैंड पर अब निशाना। सौमित्र सर, कैसे देख रहे हैं? क्या ये अपेक्षा कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं? बिल्कुल। ये अगर आप नवंबर में जो जारी हुआ है अमेरिकी सरकार का जो डिफेंस स्ट्रेटजी 2025, जिसको डॉनरो डॉक्ट्रिन भी कहा जा रहा है, वो बेसिकली मॉनरो डॉक्ट्रिन था। जो रिचर्ड मॉनरो थे, उन्होंने 1828 या 23 के लगभग इन्होंने उसको वो जारी किया था। ठीक है। तो ट्रंप साहब जो है वो उसी को एक नए तरीके से लेके आए हैं और उसमें बहुत साफ लिखा हुआ है कि जो लैटिन अमेरिकी जो कंट्रीज हैं उसमें यूएस चाहता है कि जो उनके कॉर्पोरेट्स हैं, जो बड़े कॉर्पोरेशंस हैं, कंपनियां हैं, वो वहां पे ऑफशोर बिजनेस करें और वो इसके लिए उनको लैंड चाहिए, इसके लिए उनको रिसोर्सेज चाहिए और ये रिसोर्सेज जो है वो वेनेजुएला के पास में है। 300 बिलियन बैरल का जो एक पूरा का पूरा ऑयल स्टॉक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल स्टॉक है वेनेजुएला के पास, वो है। इसमें पेट्रो डॉलर का बहुत बड़ा खेल है। अगर आप देखें कि एक सीक्वेंस में कि कैसे लीबिया पर
अमेरिका ने कंट्रोल किया, कैसे इराक में जो है वो मास जो मतलब एक जो जो संहारक हथियारों का डर दिखाते हैं, उन्होंने सद्दाम हुसैन को जी कैप्चर किया, उसके बाद इराक में जो जो ऑयल रिसोर्सेस हैं उस पर कब्जा किया। तो बेसिकली ये एक पेट्रो डॉलर का खेल है। और जो डी डॉलराइजेशन जो चाइना और एससीओ, चाइना रशिया ने जो किया है, वही वेनेजुएला भी कर रहा था। वो चाइना को युआन में तेल बेच रहा था। सबसे बड़ी गलती जो इनसे हुई है वो यही है कि चाइना को युआन में तेल बेचना। इससे जो डॉलर है, डॉलर का जो एक जो उसका महत्व है वो कम हो रहा था। और ये मादुरो ने 2018 में ही ये उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हम डॉलर को हम खत्म कर देंगे, हम जो लोकल करेंसी में हम बिजनेस करेंगे। तो ये जो पूरी गलती है वो भारी पड़ी है। और अगर पर अमेरिका सौमित्र अगर ये सर, आप कदम गलती नहीं कर रहे हैं उठाता क्या किसी तो देश की चाइना जो जो कि वहां से जी सौमित्र सर, आप इसे गलती के कह रहे हैं, युआन में नहीं, डील मैं करना या बात फिर मैं आ रूबल में रहा डील हूं। करना? जी जी जी, मैं आ रहा हूं इस बात पे। और दूसरी जो गलती थी वो डेमोक्रेसी को लेकर थी कि उन्होंने जो है एक डिक्टेटोरियलशिप जैसा कुछ उन्होंने वो रिजीम चला रखा था मादुरो ने। और उसके अलावा जो 2024 का जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन को भी जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने उसको रिग्ड कहा था। मतलब वो वहां पे वोट चोरी जैसा मामला हुआ था। राइट। तो लेकिन ये घरेलू मामले हैं। अगर अगर यही चीज अगर इंडिया में भी है या कहीं उस पर शक होता है तो ये हमारा मामला है। इस पे किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक हस्तक्षेप करने या हमारे एक चुने हुए प्रतिनिधि को उठाकर ले जाने, जिसको कहते हैं कि एबडक्ट करने की कोई भी जिसको कह सकते हैं कि मतलब ये गलत है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक ये गलत है। जी वो किसी को भी अधिकार नहीं है। तो ये जो रिजीम चेंज है, ये रिजीम चेंज अब धीरे धीरे यूरोप में जाएगा। उसके बाद में ये खत्म होगा ग्रीनलैंड पे। ग्रीनलैंड पे इसलिए खत्म होगा क्योंकि वहां पर चाइना और रशिया का आर्कटिक पूरा एक नेवल एक रूट है और उसको अमेरिका चाहता है कि कंट्रोल करे और चाइना और रशिया को वहां से बाहर करे। तो ये जो पूरा डी एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, बेसिकली ये पावर ऑफ डॉलर या पेट्रो डॉलर कहें और जो ताकत दिखाने का जो पूरा मसला है, जो कि जी डोमिनेंस कर रहा था 2025 में पूरे साल चाइना और रशिया ने डोमिनेट किया। अब अमेरिका चाहता है कि नहीं, 2026 विल बी आवर जो है मतलब हमारा ये साल है और हम इसको डोमिनेट करेंगे। जी, यानी तो आपने ये जो पूरा भविष्यवाणी डोमिनेशन की का है कि खेल है, 2026 में इसमें दुनिया पे खतरा हुआ है। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ मैं। हमारे साथ प्रोफेसर ब्रह्मदीप पलूने भी जुड़े हुए हैं। वो इस स्ट्राइक को या फिर ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात को कैसे देखते हैं? क्या वाकई 2026 में जो पूरी यूरोपीय व्यवस्था है उसको ट्रंप कहीं ना कहीं पलटने की चाहत रखते हैं, अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के जरिए, डिफेंस पॉलिसी के जरिए? एक ब्रेक के बाद लौटेंगे स्ट्रेट टॉक लेकर। अमेरिका के लोगों के हित में क्या है? वेनेजुएला पर स्ट्राइक, वहां के तेल कंपनियों पर कंट्रोल, ग्रीनलैंड पर कब्जा, क्या ये सब अमेरिकी नागरिकों का हित इसे साधेगा? जो वादा, चुनावी वादा डोनाल्ड ट्रंप करके राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए हैं, दूसरा कार्यकाल अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर संभाल रहे हैं, उनका चल रहा है, लेकिन जिस आक्रामकता का वो प्रदर्शन जब से उन्होंने कुर्सी संभाली है कर रहे हैं, उसमें एक और पायदान ऊपर चढ़ चुके हैं। हमारे साथ प्रोफेसर ब्रह्मदीप पलूने जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर ब्रह्मदीप पलूने, क्या जैसा सौमित्र सर भविष्यवाणी कर चुके, आशंका जता चुके हैं कि 2026 में ट्रंप पूरी तरीके से बाजी अपने हाथ में करने की कोशिश या फिर इरादा रखते हैं? तो देखिए नेहा जी, यदि ट्रंप का पहला साल आर्थिक चीजों को लेकर आगे बढ़ा और ट्रंप का यदि आने वाला साल सामरिक चीजों की ओर देख रहा है, यदि सौमित्र सर के कहने का मतलब ये है तो बहुत अच्छे संकेत है। और यदि सामरिक तौर पर आगे बढ़ रहे हैं वो मतलब भारत के लिए भी अच्छे संकेत है। लेकिन सबसे अच्छी पहली बात तो ट्रंप को यह अच्छा हुआ कि वो ये समझ गए कि दुनिया को यदि जीतना है या दुनिया पर यदि काबू पाना है
या चीन को जो एशिया केंद्रित जो प्रशांत मतलब हिंद प्रशांत केंद्रित जो नीति थी उनकी, तो उसके बजाय यदि चीन को लैटिन अमेरिका में रोक ले तो सबसे बड़ा बेहतर होगा। यदि ट्रंप यह सब कुछ समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा है अमेरिका की सामरिक नीतियों के लिए भी और दुनिया की नीतियों के लिए भी। जहां तक सवाल है कि मादुरो को पकड़ा गया वो ठीक किया नहीं किया गया, तो एक राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते कोई स्वतंत्र राष्ट्र यदि उस किसी को पकड़ कर लाता है, बंदी बनाकर लाता है, कैद कर लेता है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां पर सुरक्षा परिषद कुछ नहीं करती, जहां पर संयुक्त राष्ट्र कुछ नहीं करता, जहां पर सत्तावादी लोग सत्ता पर हावी होके लोगों को अपनी गाड़ियों तले कुचलते हो, जहां पर जो है मतलब आप वोटिंग परसेंट में पीछे रहने के बावजूद सत्ता से नहीं हटते, जहां पर संस्थानों पर आप कब्जा कर लेते हैं, तो ऐसे देशों में जहां पर किसी कीमत पर जो सत्तावादी लोग हैं वो इस प्रकार से हावी हो जाते हैं कि उनको हटाना मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद कि वहां पर इतना तेल है कि सऊदी अरब से ज्यादा तेल है जी। लेकिन वहां के राष्ट्राध्यक्ष अपने देश के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनके पास संसाधन नहीं है। संसाधन नहीं है तो आपके यहाँ के 80 से 90% लोग गरीबी से गरीबी रेखा के नीचे चले गए, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग देश छोड़ने को मजबूर है, लोग देश से भाग रहे हैं। और आपने दो चीजें बना रखी है, या तो बड़ी बड़ी कारों के शोरूम बना रखे या फिर उसके बड़ी बड़ी होटलें बना रखी और उसके बाहर भीख मांगती लोगों की भीड़ जमा हो रही है। तो आप ऐसे अपने तेल संसाधनों का क्या करेंगे? माना आपने अमेरिकन कंपनीज पर प्रतिबंध लगा दिया जी। आपने अमेरिका को रोक दिया, लेकिन क्या आपके देश के जो लोग हैं उनके हितों का आप सुरक्षित रख पाए? नहीं रख पाए। तो इसमें दो विचार होना चाहिए जी। एक तो जो ट्रंप ने किया वो वही किया जो पुतिन कर रहे हैं, जो शी जिनपिंग कर रहे हैं। इसका स्पष्ट संदेश है कि जो ट्रंप है वो तानाशाही पसंद एक नेता है, अधिनायकवाद जो है वो उनके कार्यों में झलकता है। लेकिन दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, खासकर जो पिछड़े देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनमें कम से कम सब में होना चाहिए तानाशाही से खत्म, लेकिन वहां पर यदि सत्तावादी लोग हावी होते हैं, यदि वो अपने देशों का नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं, यदि वो अपने देश की सत्ता पर बने रहने के लिए लोगों को कुचल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी सत्ता से हटाया जा सकता है। यही कारण है कि वेनेजुएला में जो कुछ अमेरिका ने किया बहुत गलत किया, लेकिन वेनेजुएला की सड़कों पर वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वेनेजुएला के जो लोग हैं वो पागल नहीं हुए सड़कों पर कि अमेरिका के विरोध में कूद जाते। अमेरिका ऐसा ईरान में नहीं कर पाएगा, ईरान से नहीं उठा पाएगा कभी खामनेई को। यदि अमेरिका ऐसा सोचता है, वो सोचेगा भी नहीं, क्योंकि उसे याद होगा 444 दिन तक कैसे 97। तो आपका कहना है कि क्योंकि लोग परेशान थे मदुरो से और लोगों का, वेनेजुएला के पब्लिक का सपोर्ट मिला ट्रंप को, ट्रंप के इस स्ट्राइक के पीछे वो ट्रंप को पता था कि नागरिक मुझे समर्थन देंगे, इसलिए उन्होंने स्ट्राइक में हिचकिचाहट नहीं दिखाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो एक राष्ट्राध्यक्ष को उठा लेना और सेना का कोई खास तौर पर प्रतिकार नहीं होना, इसका मतलब है कि सीआईए ने काम किया होगा, वहां के जो सेनाध्यक्ष उनको विश्वास में लिया होगा, वहां के विपक्षी दलों को भी विश्वास में लिया होगा, इवन वहां के उपराष्ट्रपति का जो देखिएगा आप, जो थोड़ा बहुत अमेरिका के विरोध में बोली है, लेकिन ट्रंप ने उपराष्ट्रपति को स्वीकार कर लिया है और नोबेल पुरस्कार विजेता जिसका कभी समर्थन करते थे उसके बारे में कुछ नहीं कहा। इंडिया के लोगों को समर्थन नहीं प्राप्त है, मतलब उपराष्ट्रपति के पक्ष में बोलना ट्रंप का ये स्पष्ट संकेत है कि वहां के सत्ता के लोग भी ट्रंप से मिले थे और बिना पर वो जो अगला चरण है कि वो किसी भी देश के राष्ट्रपति को अरेस्ट करके अमेरिका ले आते हैं, उनकी पत्नी को अरेस्ट करके अमेरिका ले आते हैं, क्या इसके लिए कहीं ना कहीं जवाबदेही तय की जाएगी? बिल्कुल। देखिए, कौन जवाबदेही तय करे? संयुक्त राष्ट्र में तो ट्रंप को विश्वास ही नहीं है। ट्रंप ने कह दिया कि संयुक्त राष्ट्र को खत्म कर देना चाहिए, मैं मदद देना बंद कर देता हूं। महाशक्तियां दो है, रसिया, वहां पर अधिनायकवाद है। चाइना जो है वो बहुत बड़ी महाशक्ति, लेकिन वहां पर तानाशाही है। पुतिन मानवाधिकारों को पुतिन भी कुचल रहे हैं, मानवाधिकारों को शी जिनपिंग भी कुचल रहे हैं, ट्रंप भी कुचल रहे हैं।
तो इन कुचलने की जो श्रृंखला चल रही है महाशक्तियों की, यदि वहां से कुचलने में यदि किसी गरीब देश का फायदा हो सकता है तो मुझे लगता है उसका स्वागत होना चाहिए। और बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मादुरो के, आप गूगल पर जाके देखिए कि मादुरो के सुरक्षा बलों ने एक जो सड़क पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करती भीड़ पर कैसे गाड़ी चढ़ाई, और उस पर जब अटॉर्नी जनरल ने उस पर इस बात पर संज्ञान लिया तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल पर कार्रवाई कर दी और उसको भागना पड़ा अपने देश को छोड़कर। आप सोचिए कितने खतरनाक माहौल होगा उस देश में जहां पर तेल संसाधन भरपूर है। नेहा जी। जी बिल्कुल। तो क्या ये मान लें कि अमेरिकी लोगों का हित जो है उसी से दुनिया भर के लोगों का हित जुड़ा हुआ है? सौमित्र सर, क्या फिर यही तस्वीर सामने आ रही है कि क्योंकि अमेरिका के लोगों के हित में ये फैसला था, या फिर वेनेजुएला के लोगों के हित में ये फैसला था, इसीलिए जो है इसको जस्टिफाई किया जाएगा? कोई अकाउंटेबिलिटी डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है क्योंकि ही इज यूएस प्रेसिडेंट? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यह आर्थिक आतंकवाद है। इसको अगर आप एक शब्द में कहें तो यह आर्थिक आतंकवाद है, क्योंकि आप अपने इकोनॉमी को बचाने के लिए, आप अपनी करेंसी मतलब डॉलर को बचाने के लिए आप किसी भी देश पर हमला कर सकते हैं, उसके जो लीडर हैं उसको आप उठवा सकते हैं। तो ये एक तरह का आर्थिक आतंकवाद है। चाइना में भले ऑटोक्रेसी हो, रशिया में मान लीजिए ऑटोक्रेसी हो, लेकिन उन्होंने ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने जेलेंस्की को उठा लिया, या ये चाइना ने ताइवान के जो प्रीमियर है, जो राष्ट्रपति, उनको उठा लिया। लेकिन ये जो पूरा मैसेज है, वो मैसेज जो जा रहा है वो है कि अगर हमारा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको अगर आप नहीं मानेंगे, हमारी शर्तें नहीं मानेंगे, तो हम इस तरीके का एक अटैक हम करेंगे और आपके यहां रेजिम चेंज कर देंगे। तो ये अगर मैसेज है तो ये मैसेज दुनिया के लिए बहुत ही दुखद और खतरनाक है। खतरनाक इसलिए क्योंकि आपके बिजनेस इंटरेस्ट को कोई भी अकेला देश या कोई देशों का गोलबंदी जो है वो फुलफिल नहीं करेगा, क्योंकि सबकी अपनी सार्वभौमिकता है, सबकी अपनी आजादी है, सबकी अपनी पॉलिसी है। हमारे यहाँ भी वेनेजुएला जैसे ही हालात हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अमेरिका के कुछ ट्रुप्स आके जो है हमारे यहाँ कोई रिजीम चेंज करने की कोशिश करेंगे या CIA के जरिए यहाँ पे दंगा फैलाएंगे। तो ये हमारी जो सार्वभौमिकता है, हमारी जो हमारी इंडिपेंडेंसी है, उसको ये खतरा है, और ऐसे संप्रभुता है उसको खतरा है। तो ये जो मैसेज ये ट्रंप ने दिया है, ये मैसेज बहुत ही गड़बड़ है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं या अकाउंटेबिलिटी बात करते हैं, ट्रंप ने इसके लिए यूएस सेनेट से कोई परमिशन नहीं लिया है। और कल भी जो एयरफोर्स 1 में जो बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमने जो वेनेजुएला की तेल कंपनियों को पहले बता दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी सेनेट को नहीं बताया, संसद को नहीं बताया। तो अगर कोई राष्ट्रपति या कोई देश अपनी संसद के प्रति अगर ये जिम्मेदार या जवाबदेह नहीं है, तो फिर हम नहीं कह सकते कि वो UN या फिर UNSC को जवाबदेह होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक ऐसा लीडर जो दुनिया में खुद को ये प्रेजेंट करता है कि आई एम द पीस मेकर, और वो फिर किसी भी देश को स्ट्राइक करते हैं और उस देश के तेल भंडार पर कंट्रोल करने की बात कर देते हैं, और तब तक कंट्रोल करने का इरादा जताते हैं जब तक कि वहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रहित से जुड़ी हुई कोई सत्ता जो है सरकार नहीं बन जाती है। एक ब्रेक लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ हमारे आज के बहुत ही उम्दा पैनलिस्ट बुद्धिजीवी जुड़े हुए हैं स्ट्रेट टॉक के साथ। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो निशाने पर ग्रीनलैंड और निशाने पर बना रहा कनाडा भी, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि वो यूएस का जो है एक नया स्टेट है जिस पर काफ़ी विवाद, और उसके चुनावी मुद्दे पर ही मार्क कार्नी अभी कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने जुड़े हैं, क्योंकि सौमित्र सर ने आर्थिक आतंकवाद करार दिया वेनेजुएला की स्ट्राइक को। प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने, जिस तरीके से टैरिफ वॉर की शुरुआत करते हैं ट्रंप, 2026 में वो शुरुआत करते हैं वेनेजुएला पर स्ट्राइक करके, ग्रीनलैंड को कह रहे हैं कि अब निशाने पर लेंगे, उसे अमेरिका का हिस्सा बनाएंगे। मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल इकोनॉमी से जोड़ रही हूँ इस पूरे के पूरे स्ट्राइक को या फिर डेवलपमेंट्स को, जैसा कि सौमित्र सर ने कहा है।
भारत ब्रिक्स में डी डॉलराइजेशन के खिलाफ नहीं था और अभी ये जो मौजूदा साल है ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के हाथ में है। क्या ये साफ साफ संकेत है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं क्योंकि मैं खुश नहीं था इसलिए रशियन ऑयल इंपोर्ट जो है काफ़ी हद तक बंद कर दी गई है। क्या ब्रिक्स को एक करारा झटका या फिर एक बहुत बड़ा जो है संकेत दिया गया है कि डी डॉलराइजेशन की हिमाकत ना करे कोई भी सदस्य देश या फिर वो देश जो ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं या जो दुनिया में जो महाशक्ति होने के दावे उसमें भारत को स्टैंड नहीं। मतलब भारत न तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, न भारत कराने का सोच रहा है, नहीं कराने की कोई योजना है। क्योंकि ये जो वेनेजुएला का मसला हुआ है ना, ये आप कुछ सालों पहले जाइए जब गुटनिरपेक्षता की बात होती थी दुनिया में, तब खुले तौर पे आपको याद होगा कि हमने 1962 में चाइना के खिलाफ अमेरिका ने मदद दी थी। उसके बावजूद वियतनाम युद्ध को लेकर हम अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जी। चाइना के विरुद्ध अमेरिका की मदद के बावजूद हम वियतनाम के मुद्दे पर अमेरिका के खिलाफ हो गए। ऐसे कई मौके आते दुनिया में जबकि हमने, क्योंकि गुटनिरपेक्षता मजबूत थी, क्योंकि तीसरी दुनिया के बारे में सोचा जाता था। अब जहां तक सवाल यह है कि ब्रिक्स को लेकर भारत का क्या स्टैंड है, तो देखिए एक बात तो समझने वाली कि जो शी जिनपिंग है, पुतिन है और जो ट्रंप है, ये तीनों पूंजीपति, तीनों पूंजीवादी व्यवस्थाओं को पसंद करने वाले लोग हैं। ये छोड़ दीजिए कि कम्युनिस्ट जो है, चीन कम्युनिस्ट देश है, कम्युनिस्ट देश होगा, लेकिन दुनिया में जिस प्रकार से वह आगे बढ़ रहा है तो वो कोई पूंजीवादी सोच वाली शक्तियां ही कर सकती है, कोई साम्यवादी तो कर ही नहीं सकती। जी, अब जी। आप रसिया को देख ले, पुतिन के दौर में तमाम सामंतवादी और पूंजीवादी बड़ी खामोश है, उनको कोई ज्यादा उसके बारे में कुछ कहते नहीं। और ट्रंप, और सबसे बड़ी बात इन तीनों में एक एकता ये भी नजर आती है कि तीनों एक दूसरे की कोई मुखर आलोचना करते भी नहीं है। तो यदि भारत ब्रिक्स की किसी मुद्रा के बारे में सोच नहीं रहा है या खुले तौर पर बोल नहीं रहा है तो बुद्धिमत्ता ही कर रहा है, क्योंकि भारत जो है वो न तो किसी मुद्रा को ला सकता है न मुद्रा को छोड़ सकता है। भारत ऐसा सोच भी नहीं सकता, बस अपने रुपए की कीमत को बचा ले, पर्याप्त बचा ले, हमारे यहाँ पर वैसे हाल नहीं हो जाए वेनेजुएला जैसे, जो लोग भाग रहे हैं और जो अचानक रातों रात वहां पर कीमतें बढ़ रही है जैसे ईरान में पड़ी है। तो कुल मिलाकर ब्रिक्स वाला मसला तो मुझे भारत के लिए नजर नहीं आता, लेकिन हाँ ट्रंप ने जैसे वेनेजुएला को कुछ हुआ उसके बाद ट्रंप के एक अधिकारी का भारत की ओर भी रुख आया टैरिफ को लेकर। तो ट्रंप की ये जो नीयत है वो बहुत खतरनाक नजर आती है। ट्रंप अपने हितों के लिए बहुत आक्रामक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और ट्रंप ने उसके संदेश भी दे दिया। आप सोचिए कि ट्रंप ने कभी जरदारी को लंच पर नहीं बुलाया, ट्रंप ने किसको बुलाया? फील्ड मार्शल को बुलाया। ट्रंप की पसंद तो आप देखिए, पुतिन है या आसिम मुनीर है या शी जिनपिंग है, तो ये ट्रंप की पसंद है। अब इस ट्रंप की पसंद के बीच हम लोकतांत्रिक देशों के जरिए कैसे रास्ता निकाल सकते हैं, कैसे यूरोप में, क्योंकि अभी भारत के लिए बहुत सारे अवसर आने वाले, खासकर आपने इस साल को लेकर पूछा। देखिए भारत के लिए बहुत सारे अवसर इस प्रकार से कि ईरान फंस गया है और ईरान में जो अवसर देख रहा है, अमेरिका थोड़े बहुत अवसर देख रहा है। वो अवसर किसके बूते देख सकता है? आईएसआई के बूते देख सकता है, क्योंकि सीआईए तो है नहीं वहां पर, मजबूत है नहीं, या मोसाद के बल पे या फिर आईएसआई के बल पे ईरान यदि खामने एक तो भागेंगे नहीं और भागे भी तो आईएसआई के बूते। तो यहाँ पर भारत के लिए अवसर होते हैं, क्योंकि क्या पाकिस्तान ऐसा करेगा? पाकिस्तान गजा में सेना नहीं भेज रहा है, मतलब ट्रंप नाराज हो सकते हैं। तो अब आने वाले समय में भारत के लिए अवसर बढ़ेंगे, लेकिन भारत इन अवसरों के बीच कोई अपनी नई मुद्रा ले आएगा या कुछ बोल देगा या वो जो है वो कोई ब्रिक्स की नई मुद्रा ले आएगी, इतनी हैसियत ब्रिक्स के देशों की है नहीं। क्योंकि ब्राजील को आप देखिए खामोश हो गया है, दक्षिण अफ्रीका बहुत ब्रिक्स के पक्ष पे बोल रहा था, तो जैसे श्वेत वर्चस्ववाद आया तो उनका भी मुंह बंद कर दिया है। पुतिन तो ऐसे उलझा दिए गए हैं कि वो ज्यादा बोल नहीं सकते। तो कुल मिलाकर दुनिया बहुत अस्त व्यस्त हो गई है। हाँ, लेकिन एक बात तो है कि ट्रंप समझ गए हैं
ट्रंप ने दुनिया को संदेश दे दिया, भारत जैसे देशों को भी, कि दुनिया में यदि अपना सिक्का जमाना हो तो सबसे पहले अपने पड़ोसी को देख लो। तो अपने पड़ोस में देखा है, एशिया में नहीं भागे, अफ्रीका में नहीं भागे, लेटिन अमेरिका में भागे, तो अपने पड़ोसियों पे अब देखा। तो भारत को यदि ट्रंप से कुछ सीखना है तो सीखना ये चाहिए कि कम से कम अपने पड़ोस को देख ले, क्योंकि यदि हम क्षेत्रीय शक्ति है तो फिर हम वैश्विक शक्ति भी बन जाएंगे। नेहा जी। बिल्कुल, बड़े पते की बात कही आपने, क्योंकि हम क्षेत्रीय शक्ति हैं। सवाल उठता है, फिर बांग्लादेश का सबसे बड़ा सवाल सामने आ जाता है। सौमित्र सर, भारत के लिए 2026 और अमेरिका की अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, टैरिफ का बढ़ाने का संकेत दिए जा चुके हैं। भारत के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं? जी बिल्कुल बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रेड टॉक्स जो चल रहे थे, जिसको नवंबर में खत्म होना था, वो अभी तक पता नहीं चल रहे हैं या बंद हो गए हैं, या हमको ट्रंप को खुश करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। क्योंकि जो कल बोला है उन्होंने, ट्रंप ने, कि मुझे खुश करने के लिए मोदी जी कोई भी कीमत चुका सकते हैं। तो अब वो कीमत क्या होगी, कितनी होगी, कौन देगा, ये सब जो बड़े सवाल हैं, ये बड़े सवाल अब निकल के जो डिप्लोमेट्स हैं, जो रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हैं, क्वात्रा साहब के घर तक पहुंच गए वो सवाल जाके कि 25% कैसे कम होगा। तो ये सब जो चीजें हैं, और इसमें जो अभी बलूच ने कहा कि भाई हमको अपने आसपास को देखना चाहिए, तो नेपाल ने चाइना का समर्थन कर दिया है। अब ये श्रीलंका भी है, पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है। हम अकेले बैठे हुए हैं कि हम कैसे हम इनको डील करेंगे। और जयशंकर जी जो है वो वहां जाते हैं और बेगम जिया के की कब्र पे जो है फूल चढ़ाते हैं, और पाकिस्तान के जो स्पीकर हैं उनसे बातचीत होती है, और तुरंत हम अगेंस्ट बांग्लादेश पे आ जाते हैं एक कथावाचक के कहने पे, और मुस्तफिजुर रहमान टाइप के वो क्रिकेटर हैं, उनको हम वहां से निकाल बाहर करते हैं आईपीएल। तो इस तरीके की अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी होगी तो हम जो यूएस का आर्थिक आतंकवाद है उससे हम निपट नहीं सकते। अगर कल को यूएस बोल दे कि आपको फलाने से तेल नहीं लेना है, आपको फलाने को गेहूं नहीं बेचना है, आपको फलाने को चावल नहीं बेचना है, हम तुरंत जो है हाथ जोड़कर पूरे करबद्ध होकर हम उनकी बात मानेंगे। और हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है, मैं बात नहीं करूंगा किसी चैनल की या जो बाकी, तो हमारा पूरा इकोसिस्टम उसको मास्टर स्ट्रोक मानेगा। तो एक जो ब्रिक्स का जो एक अध्यक्ष है, उसके नाते मैं ये कम से कम ये मानता हूं डी डॉलराइजेशन को लेकर भारत का कोई एक स्टैंड होगा। वो स्टैंड इस तरीके का होगा कि नहीं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं मानते, या फिर हम मानते हैं लेकिन बीच में हम नजर रख रहे हैं, हम हालात को देख रहे हैं। This is too early to talk about de-dollarization, इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं। जी जी जी, पर क्योंकि क्या बिल्कुल, इसको हम कब तक सोचते रहेंगे, कोई लिमिट तो होगी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ऐसे में जो ब्रिक्स की जो महत्ता है, जो अहमियत है, भारत की इसमें जो भूमिका है, जिस तरीके से चीन का बढ़ता वर्चस्व और रूस की कमजोर होती है। नेहा जी, इसमें जी इसमें थोड़ा सा मैं जोड़ूंगा कि देखिए, ब्रिक्स की महत्ता और अहमियत को के बजाय हम ये बात करें कि भारत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस ब्रिक्स में। और जो कंट्रीज हैं, आपको मैं बता दूं कि वेनेजुएला भी चाहता है कि ब्रिक्स का मेंबर बने। क्या भारत अलाउ करेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर भारत की हिम्मत है अलाउ करने की, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात होती है, तो अमेरिका से पंगा लेने की हमारी जी तो जी। हमने जब ये बोला था कि हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो हमारी स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी है, तो उसके बाद भी हमने वेनेजुएला से भी तेल लेना बंद कर दिया, हमने ईरान से भी तेल लेना बंद कर दिया। अब हम जाके 50% जो हमारा ऑयल का पूरा इंपोर्ट है वो हम यूएस और ये जो रशिया से हम जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। इसमें भी ट्रंप साहब खुश नहीं है। बिल्कुल। तो कम से कम हमको बता तो दें कि भाई क्या करना पड़ेगा खुशी के लिए। जी जी, तो जो अमेरिका की मर्जी होगी दुनिया में, इस हिसाब से लोकतंत्र चलेगा। आज के समय में पूरी दुनिया में जो लोकतंत्र के समर्थक हैं उनके सामने ये सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है। एक ब्रेक लेते हैं, इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे स्ट्रेट टॉक के साथ।
फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का और सीधे चलेंगे प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलोनी के पास। प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलोनी, क्या ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा ये दुनिया भर में लोकतंत्र पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है? और क्या ये दुनिया भर के लोकतंत्र समर्थकों के हित में है? अमेरिका के हित में है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन क्या ये दुनिया भर के डेमोक्रेसी के हित में है? जी, तो नेहा जी, वहां पर डेमोक्रेसी थी क्या? वेनेजुएला में डेमोक्रेसी तो थी नहीं। मैं ग्रीनलैंड की बात कर रही हूँ। ग्रीनलैंड, अच्छा, क्षमा चाहूंगा। जी जी जी, ग्रीनलैंड के बारे में नहीं, देखिए नेहा जी, ग्रीनलैंड के बारे में तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं ये तो फिर अपने हितों के अनुसार चलने के लिए आप किसी भी देश पर कब्जा कर लेंगे, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ग्रीनलैंड पर ट्रंप दावा जरूर कर, लेकिन कैसे करेंगे? क्योंकि वो डेनमार्क का हिस्सा है, डेनमार्क नेटो का सदस्य है, तो यूरोप तो वो कभी पसंद करेगा नहीं। लेकिन दूसरा यह भी सच है कि ग्रीनलैंड पर जो, ग्रीनलैंड नेटो का सदस्य जरूर, लेकिन ग्रीनलैंड का दुरुपयोग कर रहे हैं रूस और चीन। तो ऐसे में यूरोप के जो हित हैं वो अमेरिका के साथ खड़े हो जाते हैं। मैं आपको रोक रही हूँ ब्रह्मदीप जी, लेकिन ये बात सौमित्र सर ने भी कहा कि मदुरो ने गलती की, उन्होंने जो है पेट्रो डॉलर में जो है नहीं चुनकर युआन में या रूबल में जो डील करनी शुरू कर दी। फिर आप भी कह रहे हैं कि ये गलतियां हो रही हैं, वहाँ पर रूस और चीन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हार्मफुल जो है एक्टिविटीज़ कर रहा है। क्यों, जब रूस और चीन करते हैं तो वो गलत क्यों हो जाता है? वही बात जब अमेरिका करता है तो वो सही कैसे हो जाता है? नहीं, देखिए, वैसे दोनों नागराज और सांपराज है, चीन और रूस और अमेरिका में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, खासकर ट्रंप के कार्यकाल में। लेकिन जी, कुछ भी हो, ट्रंप जो है कम से कम यूरोप के साथ खड़े हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन आप रूस और चीन को देखिए, आप दुनिया में जिन देशों में सत्ता नहीं है, जहां पर लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है, यदि म्यांमार है तो फिर वहां पर जाके विद्रोहियों को भी हथियार दे देंगे, आप सेना को भी हथियार दे देंगे। उत्तर कोरिया जैसे देशों को कौन पनपा बढ़ा रहा है? ईरान जैसे देशों को कौन बढ़ा रहा है? चीन और रूस बढ़ा रहा है। मतलब दुनिया में एक संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध चलते थे कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों से कोई देश को दबा दिया जाता था, किसी देश के हित चलते थे। अभी ट्रंप ने जरूर गड़बड़ की, लेकिन जो पुतिन और शी जिनपिंग है, ये तो बाइडेन जैसे जो लोग थे जो मानवाधिकारों की बात करते थे तब भी गड़बड़ करते थे। तो चीन और रूस जो है ऐसे देशों को रोकने के लिए जो एक समानांतर व्यवस्था वो तैयार कर रहे दुनिया में, खासकर ये व्यवस्था लोकतंत्र के विरुद्ध व्यवस्था नजर आती है कि आप किसी भी कीमत पर बने रहना चाहते हैं, आप सत्ताओं को उखाड़ फेंकेंगे और वहां पर यदि अस्थिरता होती है, गृह युद्ध जैसी स्थिति होती है, तो फिर आप वहां पर खड़े हो जाएंगे। आप सीरिया को देख लीजिए, जहां पर इन लोगों के हित नजर आते हैं। आप सऊदी अरब से लेके ईरान से लेके चारों ओर जाएंगे यहाँ पर, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि कम से कम थोड़ा सा लोकतंत्र की कोई उम्मीद नजर आती है, थोड़ी सी मानवाधिकारों की उम्मीद नजर आती है। आप ट्रंप की खिलाफत करते तो अमेरिका के मीडिया को सुन लेंगे, कम से कम एक आवाज को तो सुन लेंगे, लेकिन शी जिनपिंग के खिलाफ कोई आवाज सुनाई देती है? पुतिन के खिलाफ कोई आवाज सुनाई देती है? खामनेई के खिलाफ कोई आवाज सुनाई देती है? सो यू इन अ वे आप सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं कि ट्रंप का तरीका बेशक गलत है, लेकिन इरादा, इंटेंशन जो है वो सही है। दुनिया भर के लोगों के लिए कहीं ना कहीं मानवाधिकारों के जो निर्वहन की बात होती है, उनके संरक्षण की बात होती है, ये अमेरिका के रास्ते ही संभव हो सकेगा। एक छोटी सी बात, जी जी, ये अमेरिका जी बिल्कुल नहीं, ट्रंप कम से कम बेलगाम हो गए तो वहां पर वहां के लोग उनको बेलगाम होने से रोक लेंगे, उसकी थोड़ी सी उम्मीद नजर आती है। जी, मतलब जी, आप अमेरिकन में मानवाधिकारों की थोड़ी सी उम्मीद की, थोड़ी हम भी उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, कम से कम अमेरिका में हो दुनिया के जाएगा। सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश से ही जो है उम्मीदें आकर टिक जाती है। सौमित्र सर, भारत के लिए, जैसा कि सौमित्र सर ने कहा कि पहले अपनी क्षेत्रीय शक्ति तो इसको सुनिश्चित कर लीजिए, क्या भारत को अभी यूरोपियन देशों में या फिर मिडिल ईस्ट की बात कर लें, क्या अभी जो 2026 की विदेश नीति है, डिफेंस पॉलिसी है,
इसको क्षेत्रीय पॉलिसी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए जैसा ट्रम्प करते हुए नजर आ रहे हैं, और तब भारत और अमेरिका के संबंध भी कहीं ना कहीं एक समानांतर जब बातचीत होगी तो भारत के पास बहुत कुछ बार्गेनिंग के लिए होगा। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भारत में भी उतना ही मानवाधिकार है जितना चाइना में मानवाधिकार है। बहुत साफ मैं आपको से बात कर रहा हूं। दूसरी बात है कि जो आपने कहा कि क्षेत्रीय ताकत हम बनेंगे, तो क्षेत्रीय ताकत हम अकेले कोई 5-10 परमाणु बम फोड़ के नहीं बन जाएंगे। हमको अगर बनना है तो सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। क्या हम चल पा रहे हैं? नहीं चल पा रहे हैं। हमें दूसरों की ओर उंगली उठाने से पहले 3 उंगलियां जो हमारी अपने तरफ उठती है उसको देखना पड़ेगा। तो मेरा बस इतना कहना है कि जो पूरा ग्रीनलैंड का मामला है वो शुरू होता है यूक्रेन वॉर। जो जिस तरीके से यूक्रेन वॉर में यूरोप और नाटो का जो पूरा रोल रहा है, खास तौर पे जेलेंस्की को फंड करने, उसको आर्म्स देने, उसको भड़काने में, इससे ट्रंप बहुत नाराज है। और अगर आप ये डोंडो डॉक्ट्रिन जो है, जो कि नवंबर में पिछले साल आई थी, उसको अगर आप पढ़ेंगे, 38 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट है। मैंने कई फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स को वो भेजा लेकिन किसी ने रिप्लाई नहीं किया। उस डॉक्यूमेंट में बहुत साफ लिखा हुआ है कि यूएस यूरोप को साइडलाइन करके ग्रीनलैंड पे कब्जा करेगा। और उसी के लिए कल 17 जो ट्रांसपोर्ट प्लेन है, जो यूएस आर्मी के, ये जो एयरफोर्स के, वो 17 ट्रांसपोर्ट C-17A प्लेन वहां पे भेजे गए हैं, जिसमें से 2 तो अभी जर्मनी में खड़े हुए हैं और उसमें हथियार भरे हुए हैं। इसका मतलब है कि ट्रंप चाहते हैं कि यूरोप को डराया जाए, नेटो को डराया जाए, और ये कई बार वो सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि मुझे यूरोप से कोई लेना देना नहीं है, मुझे नेटो से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे में अगर ग्रीनलैंड पे अगर अमेरिका को कब्जा करना है तो कई को रौंदना पड़ेगा उन। बिल्कुल, यानी ये हाईली एम्बिशियस जो टास्क है डोनाल्ड ट्रंप के लिए नजर आता है। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप अगर 2026 में ग्रीनलैंड पर कब्जा कर भी लेते हैं तो क्या उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो उसके पर नहीं लग जाएंगे? वो तो कनाडा को भी अमेरिकी राज्य बनाना चाहते हैं। देखिए, 2-3 पेंच हैं इसमें। एक ताइवान का पेंच है जो कि चाइना ने फंसा रखा है, एक यूक्रेन का पेंच है जो रशिया ने फंसा रखा है, एक ईरान का पेंच है जो कि यूएस और इजराइल दोनों के लिए एक बड़ा मसला है। तो ये जो 3 मसले हैं, अगर शतरंज की बिसात को अगर देखें तो ये चेक एंड मेट का मामला है। अगर वो ग्रीनलैंड पे जाके कब्जा करना चाहेंगे या वहां पर कोई आर्म्ड कोई एक्टिविटी अगर करेंगे या माइनिंग का कोई कुछ काम करेंगे, तो सबसे पहली बात तो पूरा आइस शीट जो है, जो अंटार्कटिका का आइस शीट है, वो आइस शीट पिघलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि वहां पर जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं डेनमार्क के और बाकी जो स्वीडन वगैरह, स्वीडिश वगैरह के, वो तो विरोध करेंगे ही, लेकिन साथ में जो रशिया और चाइना का जो वहां से पूरा यूरोप का कनेक्टिविटी है, जो कि थ्रू जो आपका जो सी पोर्ट है वहां पे, वो पूरा उनका ट्रेड वहां से वो रूट होता है। उस रूट पे अगर अमेरिका ने अगर कोई किया तो वहां पर रशिया भी है और चाइना भी है, तो एक कन्फ्रंटेशन की कंडीशन बनेगी। और वो कन्फ्रंटेशन ताइवान पे आके रुकेगा कि चाइना कहेगा ठीक है हम ताइवान को ले लेते हैं, रशिया कहेगा ठीक है हम यूक्रेन को ले लेते हैं, और ईरान के साथ में तो उनका रेल जो नेटवर्क है ही है। तो मेरा बस इतना कहना है कि ये इतना आसान नहीं है ट्रंप के लिए। लेकिन जिस तरीके से 2026 और कोशिश वो हो सकता है कि यूरोप में रेजिम चेंज का, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से 2025 में टैरिफ वॉर चलाते हुए ट्रंप दिखे। एक फाइनल कमेंट ब्रह्मदीप अलू ने आपसे लेना चाहती है। 2026 में 2025 के टैरिफ वॉर के बाद हम यही देखेंगे कि चीन ताइवान पर भी हमला कर सकता है, और जिस तरीके से ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात हो रही है, ये भी भविष्य में होने जा रहा है। आपको कितनी संभावना दिखती है? जी, ये बहुत सारी संभावना दिखती है। ट्रंप ने उसके द्वार खोल दिए। मतलब ट्रंप जैसा व्यवहार कर रहे, तो ट्रंप ने यूक्रेन को भी संदेश दे दिया है, पुतिन को संदेश दे दिया है कि आप जो भी करें, मतलब कम से कम अब जेलेंस्की ने वो ख्वाब छोड़ देना चाहिए कि वो यूक्रेन वैसे ही पालेंगे जैसा पूरा यूक्रेन हुआ करता था, और पुतिन जो है वो अपना अधिकार छोड़ देंगे। रही बात ताइवान को लेकर, तो जैसे ट्रंप के तेवर हैं या ट्रंप जैसा व्यवहार कर रहे हैं, खासकर कूटनीतिक व्यवहार,
ऐसा लगता नहीं कि वो चीन ताइवान के पक्ष में ऐसे आकर खड़े हो जाएंगे कि वो चाइना से युद्ध लड़ने के लिए तैयार ही हो जाएंगे। तो चाइना इस साल जो है, इस बात की पूर्ण संभावना है कि ताइवान पर हमला कर सकता है या ताइवान पर कब्जा करने के लिए एक निर्णायक कोशिश कर सकता है। तो ये साल जो है, इसमें बहुत सारी चीजें जो बड़ी देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ, इन सब के बीच भारत के लिए बहुत खुले अवसर है कि आप एक बार फिर आप चुप बैठने के अपने बजाय फॉरेन पॉलिसी को जो है खामोश होकर नहीं, बल्कि थोड़ा सा डिप्लोमेसी का अपनी धार दीजिए और प्रदर्शन और करिए। बिल्कुल फरवरी में जो एआई को लेकर तीसरी दुनिया की एक बैठक भी होने वाली है, जहां पर भारत मंडपम में, तो मुझे लगता है वहां पर आदर्शों के साथ साथ कोई ऐसी चीज नजर आएगी जो एक बार फिर भारत के प्रभुत्व को दुनिया को दिखा पाएगी। बिल्कुल, तो ये फरवरी में उम्मीद होने कर वाले इस सकते हैं। समिट पर दुनिया भर की निगाहें बनी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रोफेसर ब्रह्मदीप अल्लू ने, आपका भी, सौमित्र सर आपका भी। बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत स्ट्रेट टॉक के जरिए हमने की। आप दोनों के ही सहयोग से, आपके योगदान को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप जिस अमेरिकी हित की बात डोनाल्ड ट्रंप करते हैं और उसी अमेरिकी हित और वेनेजुएला पर स्ट्राइक करते हैं, तेल के भंडार पर कंट्रोल करने का इरादा जताते हैं और फिर ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात करते हैं, और इसके बैकड्रॉप में आप याद रखिए कि कनाडा को अमेरिका का स्टेट बनाने की बात करते रहे हैं। आप क्या इसे अमेरिका के हित में समझते हैं, और क्या ये पूरी दुनिया में पीस और डेमोक्रेसी को स्टेबल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है? आप हमें लिखकर ज़रूर भेजिए अपनी राय। info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी ईमेल भेजना ना भूलें। जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।